अस्सलामुअलैकुम। आप सबको एक्सप्रेसो में एक बार खुशामदीद। फिर से मैं हूँ अर्मिला हसन। एक्सप्रेसो की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, नए वीक का आगाज करने के लिए तैयार हैं। और नए वीक के साथ आज है 1 नवंबर, यानी कि नए महीने का आगाज भी है। और नवंबर का मतलब ये है कि बहुत शदीद वाली सर्दी जो कि आ ही नहीं रही है। मतलब इस दफा हैरानी की बात यह है कि नवंबर शुरू हो गया लेकिन सर्दी नहीं आई। तो इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, लेकिन मेन रीज़न इसकी तो वही क्लाइमेट चेंज फैक्टर है ओबियसली। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैरान भी हैं। लेकिन जब तक सर्दी आएगी उस वक्त तक बेहतर है कि आप उस वक्त तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और ख़ास तौर पर ये जो गर्म सर्द वाले मसाइल हैं, इससे खुद को और बच्चों को, मौसम चेंज होता है तो गर्म सर्द वाला मामला होता है, उससे आपको फ्लू और इस तरह के मामले होते हैं। और एक और मसला, जब सर्दी के आने का हमें इस बात से शिद्दत से भी इस बात का इंतज़ार है कि जो डेंगू है ये ख़त्म होगा जब सर्दी ज़्यादा प्रॉपर आएगी। और इसी हवाले से भी हम आज बात करते रहेंगे। डेंगू को भी मजा आ रहा है इस सर्दी में। हाँ, पता नहीं। डेंगू इज एंजॉयिंग। हमें तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब 1 नवंबर शुरू होगा तो उस वक्त मसाइल खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं पंजाब में और खासतौर पर रावलपिंडी वगैरह में तो बहुत ज्यादा केसेस अभी हैं। खैर, एक तो डेंगू की बात हम करें, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन का बड़े मैस लेवल के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है कि जी उन्होंने आगाज किया है। अगर हम इसकी डिटेल्स में जाए तो पंजाब हुकूमत ने घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उन्होंने जो कोरोना वैक्सीनेशन सहूलत है इसका हर दहलीज तक मुहिम, इसका जो टाइटल है, इसका बाकायदा तौर पर आगाज किया है। ये खुसूसी मुहिम जो है 12 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके तहत रोजाना 10 लाख शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 14,000 नए वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम करने के अलावा 13,000 टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। ये खुसूसी टीमें पंजाब के हर मोहल्ले और गाँव में जाकर मुफ्त शहरियों को वैक्सीनेशन लगाएंगी। जबकि बतौर शहरी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी हुकूमत पंजाब के इस कदम उनका साथ दें। और घर में जो अगर आपको वैक्सीनेशन टीम कोई आती है वैक्सीन लगाने तो उनको खुश आमदीद कहें और जो उसकी सहूलत है इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ख़ुद आप अपने प्यारों को भी महफूज रख सकते हैं, ख़ुद भी महफूज रह सकते हैं। वैक्सीन लगवाएं और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और मिलकर कोविड का मुकाबला करें। और ये अच्छा इनिशिएटिव है जी। कम से कम वो लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में नहीं आ सकते, कुछ लोगों के पास तो किराया था, गुर्बत इतनी है और कुछ लोग खुद से नहीं आते, तो घर पे अगर आपको वैक्सीन मिल रही है आप घर पे तो लगवा लीजिए। और हुकूमत की ये कोशिशें इस वजह से भी हैं ताकि आइंदा सर्दियां जो आ रही हैं अभी इनफैक्ट इनमें कोई नई वेव ना आए, क्योंकि सर्दियों में अमूमी तौर पर नई वेव आ जाती होती है। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। इसमें हम बात भी करते रहेंगे, आपको आगाह भी करते रहेंगे। इस वक्त हेडलाइंस। हुकूमत और तहरीके लब्बैक में मुआहिदा तय पा गया। TLP फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से दस्तबरदार, आइंदा लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी। इत्तेफाक राय से होने वाले मुआहिदे में किसी की फतह या शिकस्त नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मुआहिदा तय पाने का ऐलान करते हुए कहना था कि तनाव की फिजा में जज्बात को काबू में रखना ही दानिशमंदी है। PDM का DG खान में सियासी ताकत का मुजाहरा। शहबाज शरीफ कहते हैं आज 3.5 साल बाद दूध का दूध पानी का पानी हो चुका। इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका। नस्ला टावर कराची इंतजामिया की तहवील में टावर के अंदर और बाहर पुलिस तैनात। इमारत को गिराने के लिए कुछ कंपनी का इजहार दिलचस्पी। मुल्क भर में डेंगू के डंग जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बदस्तूर संगीन। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब लाहौर से यारकंद पर। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगे चाचा चीका के मुर्ग चने। मुर्ग चने तो खाएंगे, लेकिन ये इंडिया के साथ क्या हो रही है? मुर्गा बना दिया। हाँ, वैसे तो मतलब तबाही हो गई है ये तो। हमें नहीं मजा आएगा अगर ये आउट हो गया। हाँ, वैसे सो अनएक्सपेक्टेड और शदीद तनकीद की जद में इस वक्त इंडियन टीम भी और खास तौर पे डिटेल में बात करेंगे, मजा आएगा। चलिए आप बताते हैं आपको आज की बड़ी खबर। सबसे पहले बड़ी खबर में जिक्र हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान होने वाले मुआहिदे का। ज़राए के मुताबिक इसके चीदा नुकात कुछ इस तरह से हैं जो कि बज़ाहिर तो ज़ाहिर नहीं किए गए, लेकिन ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है कि एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए। एहतजाज के शुरका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। शुरका पुरअमन तरीके से अपने घरों को रवाना होंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि तहरीके लब्बैक आइंदा किसी पुरतशद्दुद एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने का हिस्सा नहीं बनेगी। आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी, शामिल होगी
सकेगी और बतौर सियासी जमात ओबियसली पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर भी हिस्सा ले सकेगी। जो सबसे बड़ा मुतालबा था फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से, उससे भी तहरीक लब्बैक ने दस्तबरदार होने का ऐलान किया और ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत तहरीक लब्बैक को कलअदन तंजीम करार देने का जो फैसला हुकूमत ने किया था वो वापस ले। बिल्कुल, दहशतगर्दी समेत जो संगीन मुकदमात हैं उनका सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा, जबकि हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। मुआहदे में तहरीक लब्बैक की जानिब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर गारंटर किरदार अदा किया और हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर असद कैसर और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती मुनीब का कहना था कि मुज़ाकरात किसी जबर नहीं बल्कि आज़ादाना माहौल में हुए और इस मुआहदे के मुताबिक लफ्ज़ पर लफ्ज़ अमल होगा और इसी पर अभी हम बात भी बिल्कुल। और एक और भी इसके साथ एक हाईलाइट जो थी अरुणा, वो कल पीडीएम का जो जलसा था डीजी खान में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने धुआंधार खिताब किया, इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद के नस्तर बरसाए। धुआंधार खिताब किया, हमें अब ये खिताब वो धुआं निकल रहा होता है लेकिन वो हमें नजर नहीं आता ना। अब ये वो ख्याली धुआं होता है अरुणा हसन। अब आप क्या चाहती है, आग लग जाए स्टेशन? ये धुआं दूसरे वाला धुआं होता है जो इक़्तिदार वाला धुआं होता है। खैर, और इसमें हमने बात करनी है जी सीनियर एनालिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब कर रहे हैं अल सुबह, और माज़त के साथ इम्तियाज़ साहब से फिर हमें सियासत की बात करनी पड़ेगी। तो करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ेगी। साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर भी आपको। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कुछ शेर ट्वीट किए। उन्होंने कहा, मफाहमत न सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। और कल कुछ खबरें भी ऐसी आई कि जो एक मुज़ाकरात थे उसमें फवाद साहब के कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म ने फिर उनकी मौजूदगी में बात नहीं की, कुछ ऐसी खबरें आई। तो इस वक्त ये जो डेवलपमेंट हुई है बिटवीन गवर्नमेंट एंड तहरीक लब्बैक, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कैसा है हमारे मुस्तकबिल के लिए? देखिए, आपने सुबह सुबह मेरी कॉफ़ी का मज़ा करके रख दिया। हम माजरत खाए इम्तियाज़ साहब। आपने फवाद चौधरी साहब का वो शेर भी सुना दिया जी। तो वो जो शेर है वो तो मसला उनके लिए ये है कि वो हुकूमत के अंदर हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब उनको अगर जद्दोजहद करनी है तो फिर उनको हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। हमारी तरफ बाहर से रह के फिर कुछ कोशिश करनी होगी। देखिए, बहुत सुस्ती और नालायकी का सामना हमने देखा गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान। ये एक ऐसा मामला था जो कि शुरू से ख़त्म हो सकता था। अब खुदा जाने इसमें कौन कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें शामिल था, किसने इन लोगों को शह दी कि ये आए सड़कों पे, पुलिस वालों को उन्होंने शहीद कर दिया, लाखों लोग का रोज़गार उन्होंने कई दिन तक ही ख़राब किए रखा है। और अमलन जब सड़कों पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और उसकी जज़ा जो है वो उन्हें कायदे की सूरत में मिलती है, उसकी जज़ा उन्हें FIR ख़त्म होने की सूरत में मिलती है। तो ये किसी भी मुल्क के लिए ये कोई अच्छा शगुन नहीं है कि आप कानून हाथ में लेने वाले लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि खारजा उमूर से मुतालिक मुल्क के इंतहाई अहम उमूर में शामिल मसले पे हुकूमत को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ आके समझौता कर लें। ये समझौता मैं समझता हूँ कानून की अमलदारी पे है। पाकिस्तान की जो हम सालमियत की और सॉवरेंटी की बात करते हैं, ये उस पे समझौता है। अब मौजूदा हालात में इनको करना पड़ गया, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर वाक़तन तमाम इदारे मुत्तफ़िक होते और तमाम इदारे अपनी पॉलिसी को मजबूत करते तो पहले दूसरे दिन अगर ये मामला ख़त्म नहीं हुआ तो तीसरे चौथे दिन जरूर ख़त्म हो सकता था। लेकिन मालूम नहीं कि किसने किसको शय दी, कौन स्ट्रिंग पुलर था इनके पीछे कि ये मामला चल जी। और उसके बाद ये कहाँ तक पहुँचे, पिंडी, इस्लामाबाद, और आपको पता है लाहौर से रावलपिंडी तक कितने लोगों को जलील ख्वार होते रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल भी यही है कि आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने हमेशा की तरह जो मुज़ाकरात हैं इनमें ताख़ीर की? अगर ये मामला लाहौर के अंदर ही तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाते, तय पा लिए जाते तो नौबत यहाँ तक ना आती और जितना जानी और माली और या माशी नुकसान हम जिसकी हम बात करेंगे ना होता। बिलाशुबा ये तो प्रिएम्प्टिवली करना होता है। देखिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं जो वो उनको सब पता होता है। अगर उन्होंने आपको रिपोर्ट कर दिया था कि ये लोग ये काम करने जा रहे हैं, वो सही बात है। जब 3-4-5 हज़ार का हुजूम इकट्ठा होता है उसको कंट्रोल करना निस्बतन फिर मुश्किल हो जाता है, तोड़ फोड़ होती है, जानों का नुकसान होता है। लेकिन
सवाल ये कि पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, लिहाजा ये लोग हमारे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस, जितनी इंतज़ामिया है, क्या वो सोए हुए थे? उनको पता नहीं है कि ये मॉब जब बनता है, हजूम बन जाता है, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? हम तो मेरे ख्याल है हज़ारों नहीं तो सैकड़ों इस किस्म के मुजाहरे देख चुके हैं वक्तन फवक्त। एक शर्म का मकाम। चूँकि बड़ा दावा किया गया था ना हुकूमत से कि हुकूमती रिट को जो चैलेंज करेगा, ये स्टेट को चैलेंज करेगा, स्टेट उसके साथ आईनी हाथों से निपटेगी। हमें बड़ा अच्छे हाथ से लगा था कि कम से कम किसी भी मामले के ऊपर डिक्टेशन नहीं ली जा रही। लेकिन अभी ये जो मुआहिदा हुआ है, इसमें आपको लगता है कि स्टेट की जो रिट है या जिस बात के ऊपर कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, या अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ ही है स्टेट की तरफ से ये कि बहुत सारी चीज़ें मानी जा रही हैं? देखिए, तो अगर आप किसी मासूम इंसान की या पुलिस की हलाकत के जिम्मेदार अफराद को बगैर मुकदमे के, बगैर कानूनी कार्रवाई के छोड़ देते हैं, तो इससे बड़ा समझौता क्या होगा? और वो जो कि 10 दिन तक, 9 दिन तक कहते रहे कि हुकूमत कानून की बालादस्ती पे समझौता नहीं करेगी, वो साहब किधर हैं? 2 दिन से नजर नहीं आया आपको फिर ना? तो इस तरह के बुलंद बांग दावे बिला सोचे समझे आप गैर ज़रूरी बातें पब्लिक पे आके, माइक और कैमरा सामने आता है तो ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं बगैर इस चीज़ के एहसास किए कि इनका एक एक लफ्ज़ पे लोगों की नज़र होती है। तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, उस पर काफ़ी समझौता हुआ है। भला उसको ये कहते हम फिरें कि इससे बड़ा बहुत बड़ा नुकसान बिलाशुबा बड़े नुकसान से बच गए हैं, लेकिन अगर आइंदा भी यही कुछ होता रहा, मतलब इससे भी सबक ना सीखा, दोबारा हो गया, तो बस इस नौजुबिल्लाह इस रियासत का फिर अल्लाह ही हाफिज। मतलब हम टीवी पे बैठ के, कॉन्फ्रेंसों में बैठ के जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और यकीनी सज़ा की बात करते हैं, तो फिर क्या ये इन जत्थों पे, जो प्राइवेट जत्थे हैं, इन पे उस चीज़ का इतलाक नहीं होता कि आगे तोड़ फोड़ कर कारोबार बंद कर? इस हवाले से भी, और वैसे भी आखिरी मेरा सवाल आपसे पीडीएम के हवाले से है। एक कल दोबारा उनका जलसा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सियासी जमातें, जो मुआहिदा हुआ है, इसके मुताबिक सियासी धारे में भी टीएलपी शरीक होगी। दे गॉट अ ग्रेट वोट बैंक, और उनको आप अगर पार्लियामेंट के अंदर भी हिस्सा दे रहे हैं तो इसका मतलब है यू गोना गेट योरसेल्फ इनटू मोर बिगर ट्रबल। तो इस पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इस पे आपका क्या कमेंट है, और ख़ास तौर पे इस रिलीफ के हवाले से? देखिए, एक बात है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 60% लोगों ने, और उसमें ज़्यादातर रेसिस्ट थे, सफ़ेद फार्म, उन्होंने वोट दिए। इसी तरह हमारे मुल्क में भी शुक्र है, सब मुसलमान हैं, 97% मुसलमान आबादी है, उसमें टीएलपी के भी फॉलोअर्स हैं। हर इलेक्शन में तीसरे चौथे नंबर पे ये आते रहे हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ना ही पाकिस्तान के आइन के तहत आप किसी को कौमी धारे में इलेक्शन के ज़रिए शरीक होने से रोक सकते हैं। असल मसला पाकिस्तान का है कि लोग सियासत का सहारा लेके किस तरह तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, दूसरों के आलाकार बन जाते हैं। इसको रोकना है। आप आइनन कानूनन किसी को भी सियासत में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते, वो तो उनको इजाज़त मिली हुई है, लेकिन जब वो कानून हाथ में लेंगे उसकी उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब कि आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पे हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। ऑब्वियसली आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे तक पहुंचा। इम्तियाज़ गुल सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इसके हवाले से अपना कॉमेंट दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ डेंगू के हवाले से और कोविड के हवाले से, लेकिन ओवरऑल डेंगू की सिचुएशन मुल्क भर में कुछ इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, और गवर्नमेंट की जानिब से तो कहा जा रहा है कि डेंगू को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में भी हम बात करें, डेंगू के काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर केसेस की तादाद ज़्यादा है। हुकूमत डेंगू को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बज़ाहिर काबू में नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर ही आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो हमें इस हवाले से, दी कोऑर्डिनेटर, इस सारे मामले पे कि वो क्या हमें बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। हम इस हवाले से मुसलसल अपडेट्स ले भी रहे हैं, इस पर निगाह भी रखे हुए हैं, और ऑब्वियसली आवाम को अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं ऑफिशियली ज़रा हमें बताइए इस वक्त वेयर डू वी स्टैंड इन डेंगू, कहाँ तक इस वक्त भी हम एक डेंजर जोन के अंदर हैं या निकल गए हैं, बताइएगा ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं आपको दो फिगर बताऊंगा, एक पूरे पंजाब की और पूरे लाहौर की। ठीक है। पहले मैं आपको पूरे लाहौर की फिगर बताता हूँ। लाहौर में हमारे पास टोटल इस वक्त जो बेड्स अवेलेबल हैं वो 2685 बेड्स अवेलेबल हैं फॉर डेंगू पेशेंट। और लाहौर में तकरीबन ये 51 हॉस्पिटल हैं जो डेंगू के पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। और अगेंस्ट दिस 2685 बेड्स पर तकरीबन हमारे पास 1682 मरीज मौजूद हैं और 1003 बेड इस वक्त हमारे पास खाली हैं, यानी कि ऑक्यूपेंसी रेट 62.6% है। और इनमें मैं ये भी बताता चलूं कि लाहौर में इन 1682 केसेस में से सिर्फ 409 हैं जो कंफर्म्ड हैं, बाकी जो हैं वो या प्रोबेबल हैं या सस्पेक्टेड हैं। तो जहाँ तक बेड का ताल्लुक है तो वो हमारे पास सफिशिएंट मौजूद हैं। लाहौर में अभी भी ऑक्यूपेंसी 62% है और तकरीबन 1000 से ज्यादा बेड लाहौर में हमारे पास अवेलेबल है। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो पूरे पंजाब में हमारे पास 5500 बेड मौजूद हैं इन डेंगू के पेशेंट्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके सारे फिगर्स के बावजूद जब भी पब्लिकली हम बात करते हैं, ऑब्वियसली वी हैव फैमिलीज, वी हैव फ्रेंड्स, हमारी भी बात होती है, हम तक खबरें आती हैं, चैनल्स के जरिए तो आती ही हैं। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर नए लोगों को दाखिल, कल बल्कि एक नई थ्योरी मुझे पता चली कि जी जिसके प्लेटलेट्स कोई 24-25 हज़ार से कम नहीं होते उसको नहीं दाखिल करते। अगर कोई कोरोना का पेशेंट चला जाता है तो मीडिया पे आप लोग का मौक़िफ़ और है, हकीकत में सिचुएशन और है। इसको हम कैसे कंफर्म करें कि जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक बात है? आवाम तो कुछ और बात करिए, आवाम तो कह रही है कि मुश्किलात है उन्हें हॉस्पिटल्स में। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, हमारा डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, DI कहते हैं, और उसके गाइडलाइन के मुताबिक हमने सिर्फ उन्हीं पेशेंट को एडमिट करना है जिनका प्लेटलेट काउंट 40,000 से कम है। अच्छा। या उन मरीजों को जिनमें परसिस्टेंट सीवियर एब्डोमिनल पेन है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, या वो आते हैं कि उनको नाक से ब्लीडिंग हो रही है या यूरिन में ब्लीड हो, कोई और बॉडी पर और कोई ऐसे ब्लीडिंग के पॉइंट्स हैं। तो ऐसी सूरत में बेशक 1 लाख पर भी हो प्लेटलेट, हम उनको फौरन दाखिल कर लेते हैं। अदरवाइज अगर किसी को खाली बुखार है और उसके 40,000 से ज्यादा प्लेटलेट हैं तो उसको हम दाखिल नहीं करते, बल्कि उसको दवाइयां तजवीज। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें टेक्निकली स्पीकिंग, लेट्स सपोज इफ अ पर्सन लाइक मी हु इज अ लेमैन, अगर हम मेडिकल हेल्थ की बात करेंगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो बहुत से लोगों की, आपको 90-95% लोगों की तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है मेडिकल की पाकिस्तान में। और इसमें ये जो इसके हमने डेंगू के केसेस हमने देखे हैं, इसमें विद इन नो टाइम आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो 1 लाख हैं, देन आप देखेंगे तो वो 30,000 पे पहुंच जाते हैं। तो हाउ कैन यू टेक दिस रिस्क? एक बंदा अगर आ रहा है तो आप उसे कह रहे हैं कि नहीं आप वेट करें, जब आप डेंजर जोन में आएंगे फिर हम आपको दाखिल करेंगे। डोंट यू थिंक अगर एक बंदा ये कंप्लेन लेकर आ गया है तो उसे एडमिट होना चाहिए, उसकी जो भी सिचुएशन है? नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब पेशेंट हमारे पास आता है, हमने लाहौर में 51 हॉस्पिटल है जहाँ पर डेंगू काउंटर बनाए हैं, और अगर किसी पेशेंट का से 1 लाख के करीब प्लेटलेट है और उसे सिर्फ बुखार है तो हम उसे ये तजवीज़ करते हैं कि आप डेली आके अपना ब्लड टेस्ट कराएं, और अगर आज के दिन में अगले दिन में 20,000 से ज्यादा डिफरेंस है तो फिर हम उसको दाखिल कर लेते हैं। अगर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर हम उसे वही कहते हैं कि घर आप सिर्फ या कॉलपल टेबलेट लेते रहें और दाखिल होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम इन पेशेंट को भी दाखिल कर लें तो वो जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, आपको पता है अभी भी कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, अगर हम नॉन क्रिटिकल पेशेंट को दाखिल कर लें तो फिर क्रिटिकल पेशेंट के लिए बेड नहीं रहते, तो इन लोगों को दाखिले की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा ये डेंगू की सिचुएशन काबू में आएगी। अब चूंकि नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, क्या सिचुएशन, अगर आप हमें एक एस्टिमेट रफली बता सकें कि कोई एक्सपेक्टेड है कि जो डेंगू की सिचुएशन है वो आइंदा इतने दिनों में कम होगी या इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी? तो कुछ हवाले से अगर आप हमारे देखने वालों को बता सकें तो। देखें, आज भी इस वक्त लाहौर में जो टेम्परेचर है 27 है जी, और डेंगू का जो कम उसी वक्त होगा जब ये टेम्परेचर 15 और 16 डिग्री पर जाएगा, तभी ये मच्छर जो है इनएक्टिवेट होता है। तो और लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब टेम्परेचर 15 और 16 बाहर तो हो जाता है, लेकिन घरों में लोग फिर हीटर लगाते हैं तो घर का टेम्परेचर फिर बढ़ता है। तो इसलिए घरों में वो जो स्प्रे, मॉस्किटो स्प्रे वगैरह करना और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना और शाम के वक्त जो एहतियात करना, पूरे बाजू के पूरी टांगों को ढांप के रखना बड़ा जरूरी रहता है तब भी। तो मकसद ये था कि जब टेम्परेचर 15 और 16 पर जाएगा, मे बी अनदर 2 वीक्स
में हम ये इंशाल्लाह 15-16 तक पहुंचेंगे तो ये डिजीज खुद ही कम होना शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अभी रिकवरी रेशो क्या है? हमारी रिकवरी रेशो अच्छा है हमारा FVC या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? जी अल्लाह शुक्र है कि हमारे पास, अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक्सपो सेंटर में भी 340 बेड है, तो वहाँ भी हम पेशेंट दाखिल करते हैं जिनके 50,000, 60,000, 70,000 हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 दिन में वो रिकवर होके चला जाते हैं। लेकिन इसका रिकवरी पीरियड 7 से 10 दिन तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसमें जो कि प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है, लोगों को ब्लड की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग अक्सर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अपील कर रहे होते हैं या अपने तौर पे, तो हुकूमत क्या सिर्फ इसी हद तक पेशेंट्स को हेल्प कर रही है कि आप आएँ, आप दाखिल हो जाएं? सबसे बड़ा मसला तो खून का होता है, इसमें प्लेटलेट्स का अरेंज करना होता है, तो उसके लिए भी क्या आपकी कोई अरेंजमेंट्स हैं गवर्नमेंट की? जी इसमें 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो डेक्स्ट्रॉन 40, दूसरा प्लेटलेट्स देना और तीसरा मेगा किट्स। तो देखें डेक्स्ट्रॉन 40 भी वाफर मकदार में हर तकरीबन के प्राइवेट हॉस्पिटल को भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। प्लेटलेट के हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक मौजूद है और वहाँ पर 24 आवर्स काम होता है। सिर्फ ये होता है कि हम उनको कहते हैं कि उनके जो अजीज हैं, रिलेटिव हैं, वो इनको ब्लड दें बजाय कि वो किसी बाहर से किसी को लेके आए। और आपको पता है कि ये खून बेचने का भी बड़ा कारोबार शुरू हो जाता है। तो हमसे ये होता है कि पेशेंट को रिलेटिव ही ब्लड दे रहे हैं, वो भी स्क्रीनिंग के बाद। और तीसरी चीज है मेगा किट, और मेगा किट भी हर हॉस्पिटल में 10 मेगा किट मिनिमम प्रोवाइड की गई हैं, और जब 9 होंगे तो 10वीं रिप्लेस हो जाती है। तो ये 3 चीजें, तो ऐसी कोई ब्लड वाली कोई ऐसी खुदाना खाता कुछ मसूल नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर असद कि आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। जो डेंगू की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी उस पर हमें प्रोफेसर डॉक्टर असद असम आगाह कर रहे थे, और सही कि आप अपने तौर पर घरों में एहतियात करें और अपने जो पेशेंट्स हैं उनको घर पे क्योर करने की कोशिश करें, अनटिल अनलेस हॉस्पिटल जाने की अल्लाह ना करे नौबत ना आए। डाइट का ख्याल रखें, मेडिसिन दें, अल्लाह करे हम सब इससे महफूज रहें और ये डेंगू की जो सिचुएशन है कंट्रोल में आए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात हम एक आर्टिस्ट से करवाने वाले हैं। वो एक ऐसी आर्टिस्ट है जिनके पास एक ऐसा आर्ट मौजूद है जो इससे पहले शायद आपने कभी ना सुना होगा, ना ही देखा होगा, ना किसी ने मुतारिफ करवाया होगा। वो आर्ट है पुराने और काबिल इस्तेमाल जेवरात से फन पारे बनाने का। सोच रहे होंगे कि जेवरात से फन पारे क्या मतलब, किस तरह से बनाए जाते हैं? तो जनाब ब्रिश्ना रेकी हमारे साथ मौजूद है जो नाकाबिल इस्तेमाल जेवरात से ये पेंटिंग्स बनाती हैं और देखने वालों को हैरान कर। मैंने कहा शायद आप कहने लगी हैं जो अपने नाम की तरह मुनफरिद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ ब्रिश्ना एक राइटर भी हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, खवातीन में खुद एतमादी बढ़ाने के लिए किताब भी लिख चुकी हैं। शी इज सो यंग माशाल्लाह। उनसे हम बात करते हैं कि वो उन्होंने ये करने का सोचा कैसे, कहाँ तक पहुँच, जाना कहाँ तक है। ब्रिश्ना, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप एंड हाउ इज द मॉर्निंग इन क्वेटा? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ग्रेट टू सी यू। आपके बारे में हमें जानकर पढ़कर अच्छा लगा और अब ओबियसली आपसे यहाँ पे मिलकर भी। आप ये बताइए कि ये कब से कर रही हैं और ये कहाँ से करना शुरू किया, आइडिया कहाँ से आया? इट्स अ डिफरेंट आइडिया। ये तो मैंने अपनी थीसिस प्रोजेक्ट जब स्टार्ट कर रही थी यूनिवर्सिटी में, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये आइडिया मेरी अम्मी को भी आया, फिर हमने इस पर काम किया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है। ठीक हो गया। अच्छा ब्रिश्ना, मुझे अपनी इस आर्ट के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह की ज्वेलरी को यूटिलाइज करती हैं और किस तरह से अपनी पेंटिंग्स के अंदर इनको इन्वॉल्व करती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि हमने आज से पहले ज्वेलरी से के साथ पेंटिंग्स बनाने का नहीं सोचा। तो थोड़ा सा एलेबोरेट करें अपने इस आर्ट को। हम लोग जो हैं, ये जो लड़कियां जो यूजुअली जो ज्वेलरी फेंक देती हैं, यूज़ नहीं करती उसको रिसाइकल करते हैं, और स्पेशली जो बलुस्तान की ट्रेडिशनल ज्वेलरीज हैं वो मैं यूज़ कर रही होती हूँ अपनी पेंटिंग्स पे, क्योंकि अभी वो ज़्यादा तो फैशन में है नहीं और मेरे पेंटिंग्स में है। अच्छा, ये तो आपको मतलब ये बड़ा ही दिलचस्प बात है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कलर्स इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग में तो आपको पता है कि लेट्स सपोज आंख अगर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए ब्लैक कलर आपके पास होगा, उसको या ग्रेश टोन आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ज्वेलरी के ज़रिए उस तरह के कलर और वो स्पेसिफिक एक एलिमेंट तलाश करना और उसको फिर स्पेसिफिक जगह पे लगाना जो कलर आपको चाहिए और जो टाइप आपको चाहिए, इट्स वेरी हार्ड। इतनी ज्वेलरी लेती कहाँ से आप? मुश्किल तो है खैर, अब क्योंकि एक चीज़ को डिज़ाइन करना, फिर डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करना और फिर ऐसे भी देखना कि भाई लोगों को भी पसंद आए और मुझे भी काम करते हुए अच्छा लगे, तो ये प्रोसेस खैर मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि काम भी तो करना है, ऑडियंस को एक डिफरेंट चीज़ भी दिखानी है,
तो हम लोग तो करते हैं। आपने कहा कि आप ज्वेलरी इकट्ठे करती हैं जो बलूचिस्तान के ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी है, साथ साथ ये जो आप रिसाइकलिंग वाला मामला है, इतनी आपको ऑब्वियसली डिफरेंट आर्टिकल्स के लिए, डिफरेंट फनपारों के लिए डिफरेंट ज्वेलरी चाहिए होती होगी, तो कहाँ से आपके पास ये कलेक्शन आती है या आप मुख्तलिफ चीज़ों को जब रिसाइकिल करती हैं? शॉप से परचेज करती हूँ मैं, और कुछ जो हमारी फीमेल मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी हमें दे देती हैं, तो इसी तरह हो जाए। नॉर्मली तो लड़कियां बड़ी कंसर्न होती है अपनी ज्वेलरी को लेकर। तो क्या ऐसा भी होता है कभी कभार आपकी अगर कोई चीज़ मैच नहीं करी कपड़ों के साथ कहीं जाना है तो अपनी पेंटिंग से, अपने फनपारे से कुछ उतार के इस्तेमाल कर लिया, ऐसा भी होता है? नहीं ऐसा नहीं होता। ओके, सो आप ये भी बताइए हमें कि ये जो अभी तक आपने आपकी बुक के हवाले से भी मैं चाहता हूँ उस पर बात करूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक कितना काम आप कर चुकी हैं, कितने ऐसे आर्ट पीस आप बना चुकी हैं और मजीद क्या करने का इरादा है, कहाँ तक जाना है, एग्जीबिशन करनी है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना है या बस अपने शौक के लिए करना है? अभी तो मैंने 15+ पेंटिंग्स में बना चुकी हूँ और आगे भी मज़ीद काम कर रही हूँ। डिफरेंट स्टाइल्स मैं चाह रही हूँ कि मैं डिफरेंट डिज़ाइन और लाऊँ। उसके साथ साथ जो मेरी अपनी कंपनी है करिश्मा स्टूडियो के नाम से, तो वहाँ पे भी मैं डिमांड के हिसाब से भी पेंटिंग्स बना रही हूँ और वो भी सेल करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक हो गया। ब्रिश्ता, अपनी बुक के हवाले से भी आप बताएं, आप एक किताब भी लिख चुकी हैं ख़वातीन के हवाले से, उनकी खुद एतमादी के हवाले से। अब कैसे आइडिया आया? आप शायद जिस इलाके से हैं वहाँ पर आपने सोचा कि ख़वातीन को एम्पावर या उनके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड करना है, या वैसे ही आपने सोचा कि इस तरह की किताब लिखी जाए? मैं खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं गिव अप नहीं करूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करूँ। तो मैंने ये देखा है लोगों में कि वो लोग गिव अप जल्दी कर लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करो, गिव अप नहीं करो और रश नहीं करो। और दूसरी बात ये होती है कि अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए इंसान को। तो ये मेरी बुक जो है करिश्मा के नाम से है, लास्ट ईयर मैंने पब्लिश की थी और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पे है, मतलब बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने इसमें क्या सोल्यूशन दिया है? इफ समबडी स्ट्रेस्ड, अगर कोई खातून बहुत स्ट्रेस्ड है, घर के मामला ठीक नहीं है या माली मामला ठीक नहीं है और वो बहुत टेंस्ड है, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, तो वो क्या करें? क्या सोल्यूशन दिया आपने बुक में इसका? यही है कि इसमें ना जो स्टोरीज हैं वो बहुत सिंपल हैं, वो डेली लाइफ की तरह है। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की या की स्टोरी है ही नहीं। वो वही स्टोरीज हैं जो हमारे साथ होता रहता है हर किसी के साथ, जो हर कोई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसमें यही स्टोरीज है। अगर कोई किसी को कोई अपना मसला सॉल्व भी करना है तो वो यही है कि वो अल्लाह पे भरोसा करे और सब्र करे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं और ये दोनों बहुत नोबल फील्ड्स हैं। हम अगर बात करते हैं बीइंग एन आर्टिस्ट, पेंटर, या आप जो कर रही हैं उसको, और दूसरा एक जानिब एक राइटर भी हैं आप, तो दोनों फील्ड्स में से किस फील्ड को आप इन फ्यूचर परस्यू करना चाहती हैं, आगे लेके चलना चाहती हैं? दोनों, क्योंकि मैं अपनी दूसरी बुक पे भी काम कर रही हूँ, वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, ज़बरदस्त है वो बहुत। और साथ साथ ये तो काम मैंने करना है, ये जो ज्वेलरी वर्क है। वो बुक आपने किस आइडिया पे लिखी है ब्रिश्ता? दूसरी? जी, उस पे तो काम कर रही हूँ। अच्छा, भी काम शुरू किया है। अच्छा, ठीक है। और ये जो आर्ट, ये क्योंकि एक मुख्तलिफ काम है तो ऑब्वियसली मे भी कोई देख के आपको इंस्पायर हो रहा हो इसको देखकर, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? कैसे कोई घर पे अगर करना चाहे तो वो कहाँ से स्टार्ट करे इस किस्म के आर्ट पीसेस बनाना? अगर वो आर्टिस्ट है तो वो हमारे साथ काम कर सकती हैं, क्योंकि पेंटिंग्स को सेल करना इजी नहीं है और हमारा काम यही है कि हम लोग दूसरे लड़कियों का काम आगे सेल करते हैं। एज अ ब्रांड हम लोग आ रहे हैं और ये है कि अगर वो खुद से भी करना चाहती है तो कुछ यूनिक लाए, कुछ डिफरेंट लाए, ताकि लोगों को कुछ डिफरेंट देखने को मिले। ठीक है। और अगर मैं वक्त की बात करूं, चूंकि वक्त बड़ा ज़रूरी है ऐसी किसी भी चीज़ को देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। यू लुक यंग, ऑब्वियसली यू माइट हैव बीन स्टडीइंग एज वेल, फिर घर के काम भी होते हैं और उसके साथ साथ आपके दो काम है, राइटिंग भी करती हैं और आप ये आर्ट पीसेस भी बनाती हैं। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आपका स्केड्यूल हम अगर जाने, कोई राज बताइए। जी, मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है और आजकल तो और भी ज़्यादा, क्योंकि और बहुत सारे और भी टास्क मैंने अपने सर पे लिए हुए हैं। लेकिन वही बात है कि मैं थकती हूँ लेकिन मैं गिव अप नहीं करती, क्योंकि ये मेरी अपनी मर्जी का काम है। ये नहीं है कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है करने के लिए, ये मैंने खुद करना है, ये मेरा पर्पस है। तो गोल है तो अचीव तो करना है। ज़बरदस्त। ब्रिश्ता, बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही होंगी, यंग आर्टिस्ट हैं, और मेरे ख्याल से आज जहां से आप बलूचिस्तान कोयटा से जहां से आपका ताल्लुक है, वहां पे बहुत सारी आपको देख के इंस्पायर होती होंगी। हम चाहेंगे कि आप उन तमाम लड़कियों को कुछ कहें, ताकि जिस तरह से, जिस लगन से, जिस पैशन से आप अपना काम कर रही हैं, आपको देख के बहुत सारी लड़कियाँ मज़ीद मोटिवेट हो सकें।
मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि कंपटीशन कोई नहीं है किसी का भी किसी के साथ, हर लड़की हर इंसान यूनिक है। वाओ। तो उनके अंदर अपनी जो कोई अच्छी क्वालिटी है ना उसको पॉलिश करें। अगर को ये लगता है कि भाई मेरा काम आगे नहीं जा सकता, आप में वो टैलेंट अगर है और अगर वो कोई और नहीं कर रहा, आपने किसी से कॉपी नहीं किया, तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप मेहनत करो, आप इंशाल्लाह कामयाब होगी। और ये ब्रिश्ना को इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें मम्मा ने बताई हैं या खुद से सीखी हैं? किसी से भी सही बातें ही सही है ना। अभी इतनी छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी हम लोग अगर स्ट्रेस बहुत लेंगे तो अच्छी, फिर तो क्या। बहुत, हाँ नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। और इसके साथ साथ वी लव टू सी योर वर्क, अल्लाह करे ज्यादा आए और इस किस्म के आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा हैं ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे। इंस्पिरेशन मिलती है, हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रिश्ना, बहुत शुक्रिया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। नाम का मतलब पूछना था। हाँ वैसे ब्रिश्ना अपने नाम का मतलब बता दें जाते जाते। ब्रिश्ना मतलब आसमानी बिजली। सॉरी क्या, दोबारा बोलिएगा। आसमानी बिजली। आसमानी बिजली आसमानी। हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत ही जज्बाती हैं। जो उनको नहीं वो नहीं मैं बोल रही। थैंक यू वेरी मच ब्रिश्ना वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया जी। इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तानी टीम ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त क्या दी कि भारतीय टीम अभी तक सदमे से नहीं बाहर आई है। मतलब भाई आप क्रिकेट खेलने ही भूल गए, ऐसे नहीं खेलते क्रिकेट जैसे आप लोग खेल रहे हैं। ये तो आप डोमेस्टिक या गली मोहल्ले की क्रिकेट से भी बुरा हाल है, ऐसे ठक ठक करके सारे जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कल हमने देखा कीवीज ने किस तरह से उड़ाया है मतलब इंडियन क्रिकेटर्स को। आई वंडर कि हम बार बार कह रहे थे कि जो इंडियन टीम है ये वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड है, इससे अच्छे तो फिर हम ही रह गए। सबसे बेस्ट बात यह है कि जो इंडियन फैंस हैं इसका जिम्मेदार बीसीसीआई और आईपीएल को ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि आईपीएल ने और बीसीसीआई ने जो एक ओवर एक्सपोजर दिया है, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपोजर है या फिर दीगर मामला है, उसके अंदर उसकी वजह से जो टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत सफर किया है। दिस इज अनबिलीवेबल फ्रॉम सच अ ग्रेट साइड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। देयर इज नो डाउट इंडियन क्रिकेटर्स की क्रिकेट बहुत आला है और फिर वो सब कॉन्टिनेंटल टीम है तो उसकी एक्सपर्टीज टी20 में भी बहुत ज्यादा है, द वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन इतना डिसअपॉइंटिंग इंडियन फैंस के लिए क्या होगा। हम बीइंग द वर्ल्ड कहना चाहिए कि पार्ट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ क्रिकेट, हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दो कि हम पाकिस्तानी टीम के डाई हार्ट फैन हैं और जब से हमारी टीम ने परफॉर्म मतलब तबाही परफॉर्म करना शुरू किया, मतलब हम तो आपके साथ नहीं है, हम आपको ऐसा करते हुए हमें दिल दुखता है। मिर्जा साहब थोड़े से कल के मैच के फैक्ट्स बता देना पहले। फैक्ट्स तो सब बताइए। मिर्जा साहब आपको हम खुश आमदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, खैरियत से? मिर्जा साहब ये जो हमने कल देखा है मामला, ये क्या इंडियन टीम थी या हमें तो पाकिस्तानी टीम को देख के यकीन नहीं आता था, अब तो इंडियन को भी देख कर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर इमरान और अलमला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वही इंडियन टीम है कि जो टूर्नामेंट शुरू होने से कबल टूर्नामेंट की फेवरेट टीम करार दी जा रही थी। और आप अंदाजा लगाएं कि 2 मैचों में भारतीय बॉलर्स सिर्फ 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए और भारतीय बैट्समैन सिर्फ 2 छक्के लगाने में कामयाब हुए। बिल्कुल, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम कहाँ खड़ी है। और जो ट्रोलिंग हो रही है उनकी सोशल मीडिया पर भारत में, जिस तरीके से लोग वो अगर हारते हैं तो फाइट करके हारे समझ में आता है, लेकिन एक तरफा मुकाबले के बाद हारने से पता चल रहा है कि भारत की टीम कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, तो भारत की टीम आलमी रैंकिंग में T20 की नंबर 2 टीम थी इंग्लैंड के बाद, लेकिन अब और नीचे चली गई है। पाकिस्तान ने नंबर 2 पोजीशन ले ली है। मैं समझता हूं कि भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। और इमरान ने जिस तरह शुरू में कहा कि भारतीय शायकीन क्रिकेट बीसीसीआई और आईपीएल को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि जिसकी वजह से कि वो बहुत ज्यादा आईपीएल पर तवज्जो दे रहे हैं बजाय इसके कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर तवज्जो दे, और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो मिर्ज़ा साहब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हम ओबियसली इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो करते हैं और आप इस पे लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं इसको, काइंड ऑफ यू नो सीन प्रेशर ऑन इंडियन प्लेयर्स, या वो जो कैप्टेंसी का बुनियादी तौर पे मसला क्या है, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही है? जो कंडीशंस हैं उनसे वो फेमिलियर हैं, आईपीएल उन्होंने खेला है, टीम बड़ी तगड़ी है, प्लेयर सारे बहुत अच्छे हैं, रैंकिंग अच्छी है, ऐसा क्या है जो नहीं परफॉर्म करने दे रहा है इंडियन टीम को? देखिए मुझे तो अंदर से रिस्क नजर आ रही है भारतीय क्रिकेट टीम में इमरान, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रवि शास्त्री, अब उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। रवि शास्त्री और विराट कोहली बड़े ताकतवर थे, कप्तान और कोच, लेकिन और वो जो चाहते थे मनवा लेते थे। लेकिन जब से सौरव गंगोली भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर बने हैं, वो चाह रहे हैं कि ताकत जो है बोर्ड के पास है बजाय कप्तान और कोच के। और यही वजह है कि उन्होंने राहुल द्रविड़ को अगला कोच नामजद किया है। चेतन शर्मा उनकी सिलेक्शन कमेटी
के चेयरमैन है, और इस टूर्नामेंट के लिए भी विराट कोहली वॉशिंगटन सुंदर को रखना चाहते थे जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, और मना कर दिया भारतीय सिलेक्शन कमेटी ने कि जो टीम हम आपको दे रहे हैं आप उस टीम के साथ खेलें। और सोने पर सुहागा ये कि उन्होंने एजाजी कर्नल महेंद्र सिंह धोनी को जो है वो एज अ मेंटोर भेज दिया यहाँ, तो जिसकी वजह से वो ये समझ रहे हैं कि हमारे मामलात में थोड़ी सी मदाखलत हो रही है। रवि शास्त्री वगैरह, आपने रवि शास्त्री की कल शक्ल देखी होगी। जी जी, एक पिक्चर बड़ी वायरल है उनकी कल से। तो मैं समझ रहा हूँ इंटरनल रिफ भी है, और कोहली छोड़ रहे हैं इस टूर्नामेंट के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी, तो मैं समझ रहा हूँ अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अभी कुछ दिनों के बाद आफ्टर द वर्ल्ड कप ये सारी कहानी खुलकर सामने आएगी। मिर्जा साहब, कुछ हम इस ओवर कॉन्फिडेंस की भी बात करें। हमने इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन मीडिया हो, इंडियन फैंस हो, हमने इस वर्ल्ड कप से पहले सोशल मीडिया पे एक बड़ी जंग का सा समा देखा है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो साबिक प्लेयर्स थे उनकी जानिब से, इंडियन मीडिया की जानिब से, बार बार कल भी हम जब ट्रोलिंग देख रहे थे और इस तरह के मामला, तो लोग यही कह रहे थे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस और जो गुरूर इंडियन टीम, इंडियन कौम को था अपनी टीम के ऊपर, ये सब उसके सामने आ रहे हैं, उसके असरात। बिल्कुल अरमला, आपने सही कहा। कहते हैं ना खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, तो पूरी भारतीय टीम को खुद एतमादी ले डूबी। और भारतीय शायकीन क्रिकेट मुख्तलिफ किस्म की चीजें लिख रहे हैं। एक तो लिख रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम पर जादू करवा दिया। भाई बंगाल का जादू तो वहाँ होता है, हम पर जादू कराएंगे। बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरह की शुरू कर दी है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, और जिस तरीके से सौरव गंगोली के चेहरे के तासुरात है, उनकी बॉलिंग बिल्कुल इतनी मजबूत बॉलिंग लाइनअप, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिखर गई है भारतीय क्रिकेट। बिखर गई है, बाउंस बैक कर सकती है? मुश्किल लग रहा है। जिस तरह की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज कल इमरान बता रही थी, लगता है ये कि सरेंडर कर दिया उन्होंने। अब देखें अफगानिस्तान, मुझे लगता है भारत को हरा देगा जिस फॉर्म में अफगानिस्तान। अभी उनका एक मैच अफगानिस्तान से, एक नमीबिया और एक स्कॉटलैंड से, लेकिन कहानी जो है वो अब खत्म होती नजर आ रही है भारत के लिए। और मिर्जा साहब रुक जाइए, शेर याद करा दिया आपने, वो जॉन एलिया का शेर है कि दास्तां खत्म होने वाली है तो मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो ये आखिरी शिकस्त तो नहीं है, हमारी मोहब्बत नहीं है कोई इतनी। अच्छा चले मिर्जा, हमारी टीम के मुतालिक भी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो वी ऑलवेज शुड बी हम्बल, क्योंकि टाइटल्स के ऊपर नहीं होती है, बेसिकली परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन अल्टीमेटली ओब्वियसली टाइटल की जंग है। अगले 2 मैचेस हमारे कंपैरेटिवली इजी हैं, तकरीबन हम क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीज के लिए। कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं जैसे शाहीन है या हारिस है, इनको रेस्ट करवाना चाहिए पाकिस्तान को बड़े मैच के लिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखें, कराना तो चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है नमीबिया की टीम इमरान खतरनाक है। मतलब पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। जैसे आपको याद होगा, मैंने आप ही के प्रोग्राम में अफगानिस्तान के लिए कहा था कि वो टफ टाइम देगी, लेकिन हम उससे जीत गए। आसिफ अली ने जो बैटिंग कर दी जिस तरीके से, और हमारी टीम जो है कामयाबी से हमकिनार हुई। मैं समझता हूँ हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई टीम क्रिकेट में, इमरान अरमरा ये बात याद रखिए, जब भी कोई टीम पीक पर जाती है तो उसके बाद अचानक ही कोई ना कोई अपसेट भी हो जाता है। अब हमें अगर हम जाएंगे सेमीफाइनल में जो नॉकआउट है, तो हमें अपने तमाम आसाब को काबू करके खेलना होगा। अगर हमने खुद एतमादी का मुजाहरा किया कि हम तो जीतते चले आ रहे हैं, तो मामला उल्टा भी हो सकता है, और फिर हमारे जो शायकीन क्रिकेट है वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। नहीं, अल्लाह ना करे। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। हम यही दुआ करते हैं कि जिस मोमेंटम के साथ पाकिस्तानी टीम ने स्टार्ट किया है, आखिर तक हम ये कप लेकर वापस वतन लौटे ये टीम। और क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ गई है, जब हमने 2 मैचेस जीते हैं तो उससे। और हम तो इंडियन टीम को भी बेस्ट विशेस इसलिए कहते हैं, वहाँ पे उनकी सवा अरब आबादी है और हम भी उनकी क्रिकेट चाहते हैं कि अच्छी हो, मुकाबला हो। मतलब इट्स नॉट लाइक टाइटल जीतना, हमें तो अपना मैच में कह रहे हैं वन साइडेड हो गया, थोड़ा ज्यादा बोरियत हो जाएगी अगर इंडियन टीम आउट हो गई। बोरियत होगी, लेकिन नसीहत भी हो जाएगी। जो हो रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म। अच्छा, देसी फूड हमने देखना है, ब्रेक के बाद आते हैं, देसी फूड दिखाते हैं आपको वापस। नाजरीन, आज मैं आई हूँ नाश्ता करने टाउनशिप मेन बाजार में, जहाँ पर है चाचा शिका का रेस्टोरेंट। यहाँ पर मिलते हैं देसी मूर्ख चने और छोटे सीरी पाए। लोग इनके चने और सीरी पाए खाने के लिए टोकन लेकर घंटों कतार में खड़े रहते हैं। मैं भी यहाँ से सबसे पहले लूंगी टोकन। मैंने टोकन ले लिया है, चले आए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। आपने क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर ये मगज की है, पाए और चने।
अच्छा, टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट अच्छा था, जैसे पहले था ना वैसे ही है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से खाते? काफ़ी साल हो गए हमें, काफ़ी साल हो गए, कोई 15 साल हो गए होंगे। अच्छा, 15 साल में कोई टेस्ट में चेंज आया, क्वालिटी में, क्वांटिटी में? नहीं, टेस्ट में फ़र्क नहीं हुआ। क्या ऑर्डर किया था? हमने मिक्स ऑर्डर किया था, मगज़, चने, पाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका है, 10-15 साल से आ रहे हैं, जैसा पहले था वैसा ही है। और इन्होंने बड़ी अच्छी अचीवमेंट की है, अपने सिटिंग प्लान चेंज किया है, ये बहुत अच्छी बात है। पहले फैमिलीज़ के साथ नहीं आ सकते थे, अब हम फैमिलीज़ के साथ भी आके बैठ के खाना खा रहे हैं। तो अभी क्या खा रही हैं आप? पाए। अच्छा, टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ का? टेस्ट यहाँ पे हम बचपन से खाते आ रहे हैं, अच्छा टेस्ट है इनका। पाए के अलावा और क्या क्या खाते हैं यहाँ से? यहाँ चने और पाए, बस इसके अलावा नहीं कुछ खाते। चनों का टेस्ट कैसा लगता है? चनों का टेस्ट बहुत अच्छा है। पाए कैसे लगे आपको? हाँ, पाए बहुत अच्छे। क्या खास बात लगी आपको पाए में? मुझे तो ऐसे लगे जैसे मैं खुद घर में बनाती हूँ, अपने कुकिंग करती हूँ, तो वही टेस्ट मुझे इधर भी लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर शकील अहमद साहब। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया हुआ 1982 से। पहले वालिद साहब करते थे, अब ये 6 बेटे मिलके काम कर रहे हैं। आप चनों के अलावा और क्या क्या सर्व करते हैं? यहाँ पे चनों के साथ होते हैं, अंडे होते हैं, कोफ्ते हैं, चिकन है देसी, छोटे सिरी पाए होते हैं। कस्टमर सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की करते हैं, सिरी पाए की या चनों की? डिमांड सबसे ज़्यादा चनों की है, और पाए भी निकलते हैं, बिकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिमांड जो सी चनों की है। लोग ज़्यादातर कौन से चने खाना पसंद करते हैं, अंडा चने, कोफ्ता चने या फिर मुर्ग चने? ज़्यादातर अंडा चने यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं। इसके अलावा सिंपल चने भी पसंद करते हैं। आपके चनों की ऐसी क्या खास बात है जो लोग घंटों इंतज़ार करते हैं लाइन में लगकर आपके चने खाने के लिए? चनों का जायका है और म्यार है जो मेरे वालिद साहब ने बनाया हुआ है, क्योंकि म्यार अभी तक हमने कंट्रोल में रखा हुआ है। आपने इतने अरसे से अपने म्यार को कैसे बरकरार रखा हुआ है? हम किसी शेफ़ वगैरह से काम नहीं करवाते हैं, मैं खुद वो बनाता हूँ चने। घर पे मेरी वालदा होती हैं, और ये जो उनसे मेरे पहले वालिद साहब करते थे, अब मैं खुद पकाता हूँ, क्योंकि हम लोग देसी चने इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से मोटे चने इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। मसाले हम लोग खुद तैयार करते हैं घर में, देसी मसाले होते हैं वो भी। और जब मैं पकवाई करता हूँ, मेरी वालदा मेरे सर पे होती हैं, वो टेस्ट करती हैं हर चीज़, कोई नमक वगैरह हर चीज़ चेक करती हैं, तो फिर उसके बाद उनसे आगे सर्व करती हैं। आप इतने अरसे से माशाल्लाह काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई मशहूर शख्सियत तो ज़रूर आती होंगी आपके पास? तारिक रेड्डी आते हैं, सोहेल अहमद आते हैं, फिल्म स्टार है सैमा है, वो आती हैं। हमारे चने जो उनसे हैं मियां नवाज शरीफ के घर तक गए हैं, और हमारे चने जो उनसे आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं, सऊदीया, दुबई वगैरह इधर जाते हैं। लाहौर में इस ब्रांच के अलावा कोई और भी ब्रांच है आपकी? इसके अलावा हमारी 2 ब्रांचें हैं, एक मून मार्केट इकबाल टाउन में है, और दूसरी जो उनसे है एयरपोर्ट के पास है पट्टा चौक पे, और मेन ब्रांच यही है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने नान चने ऑर्डर किए थे। बेसिकली तो पाए थे और बोंग का था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं, क्योंकि बहुत अर्ली जो है ना वो ख़त्म हो जाती है इनकी। तो आज हम लेट आए हैं ज़रा, तो फिर ये नान चने जो है ना वो नान चनों का टेस्ट कैसा लगा आपको? एक्सीलेंट है जी। तो हम तो शुरू से यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं, खा रहे हैं, और ज़बरदस्त टेस्ट है। शुरू से कब से आप यहाँ से खा रहे हैं नान चने? मैं आपको बता रहा हूँ, 1 क्लास में था जब मैंने ये एडमिशन लिया था, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल टाउनशिप है, तो तब से यहाँ पे हमारा जो है वो ब्रेक टाइमिंग में हम इधर आ जाते थे, नाश्ता करते थे दोस्त यारों के साथ। तो तब से सिलसिला जा रहा है, और उसके बाद फैमिली भी इधर, तो काफ़ी अरसे से आप कह लेंगे अराउंड मोर देन 30 ईयर्स जो है वो हम इधर। क्या खास बात लगी आपको इनके चनों की जो आप 30 साल से यहीं से खा रहे हैं? इनका टेस्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। टाउनशिप में इधर काफ़ी शॉप्स हैं, लेकिन इनका टेस्ट इंटायरली डिफरेंट है। इनकी सर्विस अच्छी है, और बस आप कह लेंगे टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि बाकी किसी तरफ मिलता नहीं है, तो इस वजह से हम जो है वो ज़्यादा जो है वो इधर। नाजरीन, मेरे लिए अंडा चने और नान आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, यहाँ के मुर्ग चने इतने ज़्यादा लजीज हैं कि आप लोगों को भी एक दफ़ा ज़रूर यहाँ से खाना चाहिए। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। सिंस मंडे निकले तेरी तलाश में, जो कि आपका खास तौर पे उन लोगों का बहुत फेवरेट सेगमेंट है जो कि ट्रैवल करना पसंद करते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बेहतर तो पाकिस्तान में ट्रैवलिंग को लेकर आई डोंट थिंक सो किसी ने लिखा है। आज हम उनकी नई किताब शमशाले में विसाल खत्म हो गई, लाहौर से यारकत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक के अंदर एक तो वो है जो आपने पढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या हुआ ये बताएंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़। सो आज के निकले तेरी तलाश में सबसे पहला इसका एपिसोड है लाहौर से यारकत का। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से जिस किताब पर हमने इस दफ़ा गुफ्तगू करनी है, उस किताब का नाम है लाहौर से यारकंद। और लाहौर से यारकंद की एक खसूसियत ये है कि तारड़ साहब ने उम्र के जिस मरहले में इस किताब को लिखा है, इस किताब में उनकी ज़िंदगी भर के तजुर्बात भी हैं, ज़हानत भी है, और ऑफ कोर्स चीन का जो उनका पूरा जो सफ़रनामा है तुर्किस्तान का और सिंकियांग का, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुसाफिर जो हैं या जनरली जो सयाह है उनकी नज़र उस पर नहीं पड़ती। और उन तमाम बातों का और तमाम चीज़ों का अहवाल बड़ी खूबसूरती से उन्होंने उसमें दर्ज किया है। तारड़ साहब ने इस जो चीनी तुर्किस्तान की तवील मुसाफिरों का बयान, बुनियादी तौर पर हम इसको कह सकते हैं लाहौर से यारकंद को, तारड़ साहब ने इस किताब का इंतिसाब यारकंद की चेरी के बागात के नाम किया है, अबू बकर मिर्ज़ा की मस्जिद के नाम किया है, और महकावर मलका और सहराए तकला मकान की रेत के नाम किया है। इस किताब में खाके काशगर और यारकंद के कूचों और तकला मकान की रेत का अहवाल है। तारड़ साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब आप चीन गए और उसके बाद आपने सफ़रनामा लिखा और अभी मार्केट में नहीं आया था, तो उस वक्त हमारे जहन में था कि शायद इस किताब का नाम शायद कोई उरुमची के हवाले से हो, काशगर के हवाले से हो, जो कि बहुत ही अफसानवी शहर है। लेकिन जब सफ़रनामा आया तो हमने देखा कि उस किताब का नाम जो था, सफ़रनामे का नाम जो था, वो लाहौर से यारकंद था। तो ये यारकंद जो नाम है, आपने उरुमची को और काशगर को और छोड़ के आपने यारकंद का नाम क्यों मुंतखब किया? इस किताब का नाम लाहौर से यारकंद क्यों रखा? वकार, दरअसल कुछ शहरों के नाम माजी के धुंधलकों में से निकलते हैं और एक अजीब फैंटसी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं और आपको यकीन नहीं आता कि वो शहर एग्जिस्ट करते हैं। आप ये समझते हैं कि वो आपकी फैंटसी में है या सिर्फ किताबों में। मसलन समरकंद, बुखारा, खोकंद, हिरात, करतबा, अशबेलिया, गरनाता, इसी तरह काशगर और इसी तरह यारकंद। अब यारकंद एक ऐसा नाम था जिसके बारे में मतलब सिवाय फैंटसी के एक शहर है कहीं, उसका नाम यारकंद है। तो उस फैसिनेशन के तहत मैंने इसका नाम लाहौर से यारकंद तक रखा। जी जी, बहुत ही खूबसूरत नाम रखा है। तारड़ साहब, चीनी हजरात के बारे में आपने लिखा है कि एक दफ़ा वो जो तय कर लें वो करके छोड़ते हैं, और अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तानी अदीब हैं, उनको हमने चीन बुलाना है तो फिर बुलाना है। तो एक तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये सारे जो आपने सिंकियांग का ये पूरा जो सफ़रनामा था, इसका पूरा जो सफ़र है, इसके पीछे क्या था, ये यानी बेसिकली आप चीन गए क्यों? और दूसरा ये एक आपने लिखा है मुशाहिद हुसैन सैयद के हवाले से, बड़ा आपने खूबसूरत उसमें लिखा है किताब में कि मुशाहिद ने चीनी सफ़ीर के सामने मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, और ऐसे पुल बांधे जितने पुल शहर बीजिंग से तिब्बत के शहर लासत तक चलती ट्रेन के रास्ते में भी नहीं आते। तो मुशाहिद हुसैन सैयद का किरदार इसमें क्या था? एक्चुअली ये जो इन्विटेशन थी ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। ऑलमोस्ट स्टेट विजिट आप कह लें, सरकारी दौरा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे शौकत खानम हॉस्पिटल की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त जो फैली हुई कोविड की वबा है, इसके दौरान भी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कैंसर के इलाज की मुकम्मल और जदीद तरीन सहूलियात तमाम मरीजों, खासतौर पर अगर हम बात करें सिंध और जनूबी बलोचिस्तान के लोगों को उनके घर से करीब फराहम करने के लिए अपने अज़्म पर मजबूती से कायम है। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से बैनुल अक़वामी मयार के जो कैंसर हॉस्पिटल है उसकी कामयाबी से चलाए जा रहे हैं, और वसी तजर्बे को तीसरे
हॉस्पिटल की तामीर में बरूए कार भी लाया जाएगा। इस अस्पताल में न सिर्फ जदीद तरीन मशीनरी होगी बल्कि यहाँ पर आला तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स और अमला हर वक्त मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद होगा। शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर और पेशावर की तरह यहाँ पर भी तमाम मरीजों की माली हालत से कतई नज़र एक ही तरह की जो सहूलियात हैं वो बिला तफरीक फराहम की जाएंगी और इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और 2 कामयाब प्रोजेक्ट्स हुए, तीसरा जारी है, खास तौर पे सिंध के अंदर जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है, फिर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इनफैक्ट दुनिया के बड़े में से एक है, उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम रिसोर्सेज भी बड़े ज़रूरी है इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसी के ऊपर हमने बात करने के लिए डॉक्टर आसिम को इन्वाइट किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ, CEO शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल इन द स्टूडियोज विद अस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। एक बड़ा अच्छा भी लग रहा है हमें देख करके, वो एक प्रोजेक्ट जो बज़ाहिर नामुमकिन ही लगता है, कहाँ लाहौर से शुरू हुआ, पेशावर पहुंचा, अब कराची, और माशाल्लाह पिछले शो से लेकर अब तक बड़ी इंप्रूवमेंट भी आई है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो हमें आप डेवलपमेंट के बारे में बताएं कि कहाँ तक जो शौकत खानम कराची है कहाँ तक पहुँचा है अभी तक। शुक्रिया। ये हमारा जो हॉस्पिटल बन रहा है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा, टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल कराची में। ये DHA सिटी में 20 एकड़ की ज़मीन पे बन रहा है। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल का प्रोजेक्ट है और अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और तकरीबन सेकंड फ्लोर बन चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर। ठीक है। और उसके ऊपर 4 मंजिलें अभी और बननी है। सो ग्रे स्ट्रक्चर इंशाल्लाह अगले साल सितंबर तक बन जाएगा, फिर 1 साल और फिनिशिंग और कमीशनिंग में लगेगा, तो इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में ये अस्पताल खुलेगा। माशाल्लाह। तो अभी तक इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हम अगर बात करते हैं तो कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल सफ़र है ये चैलेंजिंग तो बहुत है जी। हमारा जो लाहौर और पेशावर का इस वक्त बजट है सालाना, वो 19 अरब रुपए है दोनों अस्पतालों को चलाने का, क्योंकि 75% से ज़ायद मरीज़ हम दोनों अस्पतालों में फ्री ट्रीट करते हैं कैंसर के लिए। सो कराची हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अलग से 16.4 अरब रुपए की ज़रूरत है ओवर 3 years। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टारगेट लगता है। 16.4 बिलियन कराची के, बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग तक। ठीक है, इक्विपमेंट शामिल है इसमें। लेकिन जैसे पाकिस्तान की कौम ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, लाहौर में भी, पेशावर में भी, तो हमें उम्मीद है कि उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ये कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं होगा। और अभी तक एक दिन भी नहीं रुका काम इस वजह से कि पैसे ना हो। अल्लाह ताला इसमें मजीद जो है आसानी करे। और जो चैलेंजेस हैं ऑब्वियसली आपने जिस तरह से जिस बजट के एलोकेशन के हवाले से बात भी की। अच्छा, ये जब हम कराची के उसको टारगेट करें, ऑब्वियसली वहाँ पे जनूबी हम उसकी बात भी करते हैं, और साथ साथ ओवरऑल कराची में आप कैंसर की सिचुएशन के हवाले से वहाँ पर कोई इस तरह का प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल नहीं है जो वर्किंग में हो, तो ये भी बताइएगा कितने मरीजों को ये कर सकेगा, किन किन इलाकों के लोग जो हैं वो वहाँ पर आ सकेंगे और इलाज करवा सकेंगे। सो कराची में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ कैंसर ट्रीट होता है, लेकिन हमारा जो मॉडल है कि टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ एक ही छत के नीचे तमाम तशखीस के आलात और डॉक्टर्स हों, और जितनी ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी, बिजली की शुआओं से या सर्जरी से, वो भी सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे हों। एंड जो पैलिएटिव केयर है, जब इलाज ना और हो सके या बीमारी बढ़ जाए, तो एंड ऑफ लाइफ केयर जो होती है, जिसमें मरीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं या अलामात होते हैं उनको ट्रीट किया जाए, वो भी सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह हों। इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है। तो हम अगर इसको आप प्लीज़ कमल। सो ये एक कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर सेंटर या टर्शरी केयर कैंसर सेंटर बन रहा है, जो कि ना सिर्फ कराची शहर के लिए बट पूरे सिंध के लिए और जनूबी बलोचिस्तान के मरीज़ों के लिए भी सर्विसेज फराहम करेगा। इस वक्त हम लाहौर और पेशावर में मिला के तकरीबन 11,000 नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि कराची में इवेंचुअली जब ये फुली फंक्शनल होगा तो ये नंबर डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क कि पेशावर और लाहौर से क्या डे इस वाले प्रोजेक्ट में, सिंस यू सेड इट्स द बिगेस्ट। राइट, इट्स ट्वाइस द साइज। जो लाहौर का हॉस्पिटल है इस वक्त, जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अभी तक, जो 1994 में खुला था, उससे ये दुगना है साइज में भी और फैसिलिटीज़ में भी, क्योंकि कराची इतना बड़ा है शहर इन इटसेल्फ, और फिर इसने सिंध और बलोचिस्तान को भी सर्व करना है। साहब, हम अगर करंटली बात करें तो कितने % अभी भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपके पास कराची या सिंध के इलाकों से अब भी आते हैं, इन पेशावर या जी? सो कराची में हमारी एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी ऑलरेडी है जहां हम कीमोथेरेपी देते हैं, लेकिन रेडिएशन और सर्जरी नहीं होती। ठीक है। सो कराची से लाहौर तो कम लोग आते हैं कुछ सिंध से भी आते हैं, बलोचिस्तान से बहुत आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो फासला इतना होता है, और जो हमारी मिशन स्टेटमेंट है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें, तो जो सपोर्टेड पेशेंट्स होते हैं या जो नीडी पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर नहीं आ पाते इतनी दूर। इसीलिए हमने पेशावर में दूसरा हॉस्पिटल खोला था, क्योंकि 30% मरीज़ KPK और अफगानिस्तान से आते थे, तो हम चाहते थे उनके घरों के करीब उनको केयर प्रोवाइड की जाए। तो यही कॉन्सेप्ट है कि कराची में खोलें ताकि वहाँ के
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पेशावर जब लाहौर की बात करते हैं, ऑब्वियसली जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद मशीनरी है जो यहाँ पे यूज़ की जाती है पेशेंट्स के लिए। कराची के लिए आप लोग किस तरह से इसको केटर करेंगे? ऑब्वियसली जैसे कहा डबल साइज़ ये हॉस्पिटल है, फिर यहाँ पे मरीज़ों की तादाद भी ज़्यादा है, तो इस हवाले से बताइएगा जो मशीनरी है उसका क्या मैकेनिज्म होगा? जो सबसे एक्सपेंसिव और मुश्किल होती है इंस्टॉल करनी और चलानी मशीनरी, वो कैंसर के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट मशीन्स जो होती हैं, लिनियर एक्सेलरेटर्स, वो हैं। वो अंदाज़न 2 से 3 मिलियन डॉलर्स का एक आता है। इस वक्त हमारे यहाँ लाहौर में 5 हैं, पेशावर में 2 हैं, कराची में हमने 10 ऐसी मशीनों का प्लानिंग की हुई है कि हम इंस्टॉल करेंगे। सो ट्वाइस द नंबर जो लाहौर में है। सिमिलरली लाहौर में 8 ऑपरेटिंग रूम्स हैं, तो कराची में हम 16 खोल रहे हैं। ICU बेड्स यहाँ 16 हैं, तो वहाँ तकरीबन 40 हम ICU बेड्स प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल बेड्स लाहौर में 200 हैं, कराची में हम 470 खोल रहे हैं। सिमिलरली डायग्नोस्टिक्स के लिए CT स्कैन, MRI, PET CT, हम पहला अस्पताल थे जिन्होंने PET CT लगाया था पाकिस्तान में। सो क्लियरली ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ तो सारी होंगी ही, बट इन एडिशन एक जो नई चीज़ आई है डायग्नोसिस में इस PET MR, PET स्कैन MRI स्कैनर के साथ मिला के, तो वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला जो PET MR है वो भी हम इंशाल्लाह कराची में इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं। That's amazing। जो चैरिटी मनी होता है, लोग जो चैरिटी करते हैं, इसके ऊपर ओबियसली बड़े डाउट्स भी लोगों को रहते हैं कि इज इट बीइंग यूज्ड एट द राइट प्लेस बाय द राइट पर्पस। इसके लिए क्या मैकेनिज्म है? शौकत खानम हॉस्पिटल का समबडी डोनेट्स, तो वो कैसे ट्रैक कर सकता है कि उसका पैसा ठीक जगह पे जा रहा है? सो पहली बात तो ये कि जो भी डोनेट करते हैं उनको रिसीट मिलती है। ठीक है। सेकेंडली हमारे जो अकाउंट्स हैं पिछले 27 साल से 1994 से जब से हॉस्पिटल खुला है, हमारे सारे ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो फर्ग्यूसन्स जो पाकिस्तान की लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म है वो हमारा ऑडिट करती हैं। वो सारे अकाउंट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सो वो भी खुद लोग एग्जामिन कर सकते हैं। और पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है, उन्होंने भी हमें रिपीटेडली ऑडिट और असेस किया हुआ है टू कंफर्म दिस। और ये सब कुछ वेबसाइट पे डाटा बिल्कुल ये सारा डेटा अवेलेबल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रूफ है इसका कि लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, इसके हर साल पिछले साल से ज़्यादा हमें ज़कात और अतियात देते हैं लोग कंसिस्टेंटली। 27 साल से ये रिकॉर्ड है कि पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात हम कलेक्ट करते हैं। एंड ये भी रिकॉर्ड है कि पिछले साल से ज़्यादा हम हमेशा अगले साल में जो सपोर्टेड कैंसर पेशेंट्स हैं उनको फ्री ट्रीट करते हैं। That's great। इतना बड़ा प्रोजेक्ट देख के एक आम आदमी तो यही सोचता है कि मेरे डोनेशन से इसको क्या होगा, इफ आई वांट टू डोनेट लाइक 500-1000 रुपीस, तो वो छोटा डोनेशन तो फिर लोग थोड़ा सा देने से इसके चाहते हैं। डू यू थिंक कि नहीं डोनेशन छोटा है या बड़ा है, इट डजंट मैटर? एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल गलत है। लाहौर जब हॉस्पिटल खुला था तो एवरेज जो डोनेशन का साइज था वो 10 रुपए था। और लोगों ने लाखों करोड़ों भी दिए थे। बिल्कुल, यस, आई थिंक आप दोनों बहुत छोटे हैं। लेकिन जो उस वक्त के बच्चे थे उन्होंने वो टाइगर्स कैंपेन था हमारा, वो ज्वाइन किया और अब उनके बच्चे हमारे सपोर्ट कर रहे हैं स्कूल्स में एंड सो ऑन। बट यू नो, नो डोनेशन इज़ टू स्मॉल। पेशावर के लिए एवरेज डोनेशन 50 रुपए थी। ठीक है। आप 7770 पे एक SMS भेज के 20 रुपए हमें डोनेट कर सकते हैं, दैट्स वेरी वेलकम। कराची के लिए स्पेसिफिकली हमने डोनेट ब्रिक कैंपेन चलाया है जिसमें 100 रुपए आप दें तो आपकी एक ईंट अस्पताल में लगेगी। ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद फिर अपवर्ड्स है, अगर आप कमरा डोनेट करना चाहते हैं उसका 20 लाख रुपए से शुरू होके तो एक स्पेस आपके नाम डेडिकेट हो सकती है या किसी आपके वालिदैन के नाम। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। 5 लाख रुपए दे के तो आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं। जिसमें हमारी एक मॉन्यूमेंट होती है, हर हॉस्पिटल में एक दीवार होती है जहाँ पे आपका या आपके किसी लव्ड वन का, पेरेंट्स का नाम लिखा जाता है। अच्छा। पूरी जो डोनेशन मेन्यू है वो हमारे वेबसाइट पे है। सो अगर आप $100 से लेके तो $1 मिलियन तक अगर आप कोई मशीन खरीदना चाहें तो वो सारी डिटेल्स हैं। अच्छा। और एक फ़ोन नंबर है अगर मैं बता दूं, 0800 11 555, जिस पे आप फ़ोन करें तो वो डिटेल्स भी आपको दे सकते हैं और वो आपकी डोनेशन आके घर से भी 0800 11 555। ठीक है। डॉक्टर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब हम लाहौर और पेशावर की बात करते हैं, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से डोनेशंस भी किए, बहुत दिल खोल कर किए। सो इस प्रोजेक्ट के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन भी दरकार है, और क्या मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी देना चाहें? बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, ऑब्वियसली देयर डोनेशन मैटर्स अ लॉट। यस, एब्सोल्युटली, एवरी डोनेशन मैटर्स। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इस वक्त 45% जो टोटल बजट है, जो डोनेशंस और ज़कात आती हैं उसमें से 45% जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आते हैं। सो दैट इज़ नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड क्लियरली। और हम यही चाहते हैं कि आप उसी तरह दिल खोल के हमें सपोर्ट करते जाएँ। पाकिस्तानी कौम की जनरॉसिटी इज़ वेल नोन, वी वर अमंग्स्ट द मोस्ट चैरिटेबल नेशंस।
तो इसी सपोर्ट की वजह से लाहौर का हॉस्पिटल बना और बड़ा हुआ, इसी सपोर्ट की वजह से पेशावर का हॉस्पिटल बना और इसी सपोर्ट से इंशाल्लाह कराची का हॉस्पिटल बनेगा और रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम मरीज़ ट्रीट कर सकेंगे, ये देखे बगैर कि वो खुद पे कर रहे हैं या कोई और उनके लिए पे कर रहा है। अमूमी तौर पे हम अगर कैंसर एज डिजीज़ इसकी बात कर लें, इस वक्त क्या रेशो है, कितने ज़्यादा लोग हैं जिसका शिकार हो रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर्स नॉर्मली हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर पाया जा रहा है, ज़रा उस हवाले से कुछ बताएं। सो इस वक्त हमारा एस्टिमेट है कि 1,75,000 नए कैंसर्स हर साल डेवलप होते हैं, डायग्नोज होते हैं। दैट्स अ लॉट, इट्स अ लार्ज नंबर। एंड ट्रेजेडी ये है कि उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं ताकि जब तक ट्रीटमेंट मुश्किल होती है, और 60 से 80% इसमें से उसी साल में उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो इतनी एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर जो है ख़वातीन में, छाती का कैंसर, वो सबसे कॉमन कैंसर है ख़वातीन में। एंड इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल्स में भी सबसे कॉमन जो कैंसर आता है वो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर ही है। बट मुख्तलिफ और कैंसर्स, खून के कैंसर्स, आंतड़ियों का कैंसर, मैदे का कैंसर, जिगर का कैंसर, ये बहुत सारे आ रहे हैं। और इंक्रीसिंगली हम देख रहे हैं कि जो तंबाकू जो तंबाकू और पान वगैरह खाने से जो कैंसर्स हैं, ख़ासतौर पे ये कराची में ज़्यादा कॉमन है, तो ये तो इंटायरली प्रिवेंटेबल हैं ये चीज़ें छोड़ने से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ट्रीटमेंट के हवाले से एक ज़रूरतमंद शख्स, ऑब्वियसली एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके तहत आप लोग पेशेंट्स को एडमिट भी करते हैं, ज़रा वो थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिएगा हमारे देखने कि आम आदमी कैसे पहुँचे आप। सो हमारे वॉक इन क्लिनिक्स हैं लाहौर में, पेशावर में और कराची में इस वक्त। वहाँ पे कोई भी शख्स अपना टेस्ट्स लेके जा सकते हैं जिनको तशख़ीस हुई भी हो या जिनको शक हो। वहाँ हमारे डॉक्टर्स उनको फ्री असेस करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स रिव्यू करेंगे, अगर कोई और टेस्ट ज़रूरी हुए डायग्नोसिस के लिए वो बताएंगे, और वहाँ से फिर फैसला होता है कि आप हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आपको, हम आपको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। और उसमें से फिर हम तकरीबन 11,000 मरीज़ जो इस वक्त हम ले रहे हैं तो ये लाहौर में और पेशावर में तो टेस्ट भी बड़े महंगे होते हैं। somebody goes there, उसको शक है तो वो टेस्ट भी फिर क्या आपका इदारा करता है? सो ये है कि जो एक्सेप्टेंस से पहले टेस्ट जो हैं वो हम पे नहीं करते, लेकिन जो पेशेंट एक्सेप्ट हो जाता है उनका फिर जितना खर्चा हुआ होता है टेस्ट पे हम वो भी रीइंबर्स करते हैं। पहले जो हुआ होता है वो भी वापस करते हैं। Okay, that's great. Last 30 seconds if you want to conclude this, you want to say something to the people watching you right now? I just want to say again कि आप प्लीज़ दिल खोल के हमें इसमें सपोर्ट करें। ज़कात जो है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे इस्तेमाल होती है, वो कंस्ट्रक्शन पे नहीं होती, लेकिन जो बाकी नॉन ज़कात डोनेशन, सदका वगैरह, वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वी होप कि जिस तरह आपने हमेशा लाहौर और पेशावर के लिए हमें सपोर्ट किया है, उसी तरह कराची प्रोजेक्ट के लिए भी सपोर्ट करेंगे। वेरी बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब, बहुत आपको हमारी तरफ से नेक तमन्ना है कि जो प्रोजेक्ट है जल्दी और शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के हवाले से लाहौर और पेशावर में बहुत कामयाबी से और बहुत शफाफ तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। तो कराची में जो ये बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें आप दिल खोल के एहतियात दें, क्योंकि एक बहुत नेक कॉज है। आपकी किसी 10 रुपये या 20 रुपये की डोनेशन से किसी की ज़िंदगी भी बिल्कुल। और जैसा कि उन्होंने कहा कि एक ईंट आप लगा सकते हैं 100 रुपये के एवज़, या एक मैसेज करके, या इनका टोल फ्री नंबर है 0800-11-555, इस पर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब के लिए और उनके हॉस्पिटल के लिए बेस्ट विशेस के साथ उम्मीद करते हैं कि प्रोजेक्ट जल्द बने और जल्द अब इसकी कंप्लीशन के हवाले से बात करें। हमारे साथ रहिएगा, हम इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। You might have been enjoying this beautiful song कमली मस्तानी। इसी के बारे में हमने बात भी करनी है और मुलाकात भी करवानी है हमने वंस अगैन माहम सुहेल से, जिनका ये ब्रांड न्यू सॉन्ग है जो कि आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं और इसके बारे में बात भी हो रही है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ नंबर। सोशल मीडिया पर इस गाने को सराहा जा रहा है, हमने जितना देखा है। कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट और सेंस इनका जो म्यूज़िक है वो थोड़ा सा रिलेट करता है, कुछ उसमें सूफ़ी टच भी है, कुछ उसमें कॉन्टिनेंटल टच भी है। सो व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक इस गाने को सोचकर इन्होंने कंपोज किया और मजीद इस गाने के हवाले से क्या है, इसी हवाले से हम जानते हैं। माहम सुहेल हमारे साथ मौजूद है। माहम, हम आपको खुशामदीद भी कहेंगे एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू सॉन्ग। अपने इस सॉन्ग के हवाले से बताएं, कॉम्पोजिशन लिखा किसने, आइडिया क्या था इस गाने का? अच्छा जी, ये है मैं कमली मस्तानी और ये फॉर अ चेंज मैंने पंजाबी लैंग्वेज में ये वाला गाना किया और इसकी जो शायरी है वो अफजल ज़ाहिर साहब ने की है। आपका भी रेडियो से ताल्लुक़ है इमरान, आपको पता है, इज़ अ पॉपुलर रेडियो होस्ट और पंजाबी लिटरेचर से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और उन्होंने काफ़ी हिट्स भी हमें पहले दिए हैं।
तो ये पोइट्री उनकी है, कॉम्पोजिशन जुनैब जाहिद हैं, उनका ये मरासी गाना काफ़ी बीच में हिट हुआ था और वो ही मेरा प्योर मरासी वो वाला द गाय विद द लॉन्ग हेयर एंड द लॉन्ग बियर्ड, कॉम्पोजिशन उनकी है जुनैब की। और इस बार मैंने कॉम्पोजिशन में और म्यूज़िक अरेंजमेंट्स में इतना नहीं दखल दिया और मेरे इसमें वोकल्स हैं और मेरा अपना रोल जो है एज अ वोकलिस्ट आर्टिस्ट एंड ऑल्सो पार्शली रिकॉर्डिंग इंजीनियर। मुमताज़ जो कि गिटार बजा रहे हैं इसमें, मुमताज़ हुसैन ताफू, वो उन्होंने गिटार्स के अलावा ही वॉज अ रिकॉर्डिंग इंजीनियर ऑन द प्रोजेक्ट एंड माई सेल्फ तबले वोकल्स और टैम्बरिन मैंने खुद रिकॉर्ड किए थे अपने होम स्टूडियो में और मिक्स मास्टर मैंने इसको खुद किया है। सो ये था। और बाकी है कि इंटरेस्टिंगली मैंने उस तरह से हम लोगों ने कॉन्शियसली सोच के नहीं ये थीम सोची थी, लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ रिव्यूज़, प्रेस रिव्यूज़ भी हैं, वो एक तो ब्लॉग्स पे भी ऐसा लिखा गया और फिर ख़ुद भी मैंने मतलब प्रेस रिलीज़ में कि इट्स लाइक अ स्टेटमेंट अबाउट दिस वुमन जो कमली मस्तानी इन द सेंस के, क्योंकि ख़ुद मेरी पर्सनालिटी से भी इस तरह हम लोगों को रेनबो चिल्ड्रन भी कहते हैं, जैसा रंगों का शौक़ है आप देख सकते हैं। तो ये है कि ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ रंगों में जीना, वो वाली चीज़, और बीइंग कनेक्टेड विद नेचर, बीइंग कनेक्टेड विद द सेल्फ, एक सच है, कोई हकीकत है, उसकी तलाश है, हायर पर्पस इन लाइफ। सो इट्स एन एम्पावर्ड वुमन, अ लिबरेटेड वुमन, और शी इज सिंबलाइजिंग दैट। टॉकिंग अबाउट द वीडियो, इसमें खातून हमें नजर आ रही हैं प्लेइंग दैट, व्हाट यू कॉल इट? अकॉर्डियन। अकॉर्डियन, हाँ जी। क्या उनको अच्छा, ये पाकिस्तानी है? नहीं, श्रीलंकन है। अच्छा। और ये मेरी थी, शी इज़ माई फर्स्ट एवर मतलब पियानो टीचर और सोलो म्यूज़िक टीचर। और मैं स्कूल में जब थी, छोटी थी, तब से इनके साथ मेरा मेमोरेशन है। तो शी इज़ प्लेइंग द अकॉर्डियन इन द वीडियो दो। वो हालांकि प्रॉपर मतलब वो वेस्टर्न क्लासिक्स, वो पियानो और कीज़ बजाती हैं। और इसी तरह जो ऑडियो में आफ्ताब ताफू साहब ने बजाया अकॉर्डियन, और गिटार्स पे लाइक आई सेड मुमताज़ हैं, तबले पे हमारे मास्टरों हैं काशिफ अली दानी, आप भी जानते हैं उनको, और क्या कहते हैं ढोलक पे और दरबुका दूसरी परकशंस पे अली खान है, और कीज़ जुनैब ने बजाई हैं। और आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीवन। हाँ जी, ये बेसिकली टीम थी ऑडियो की, और वीडियो फ्लक्स मीडिया ने की है, जो 5:45 भी, जैसा कि आप लोगों के शो पे हमने उसको प्रीमियर किया था, तो 5:45 और 5:06 इज द सेम वीडियो प्रोडक्शन टीम फ्लक्स मीडिया। ठीक हो गया। तो हाँ, रिस्पांस कैसा है इस गाने का अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट म्यूजिक है और आपने जिस तरह से खुद भी एक्सप्लेन किया आइडिया इसका, तो अभी तक रिस्पांस कैसा आ रहा है? आई थिंक अल्लाह का शुक्र अच्छा रिस्पांस है। ये मतलब एक आजकल तो होता है, स्पॉटिफाई का भी दौर है, स्पॉटिफाई पे भी प्लेलिस्ट में भी शामिल हुआ है गाना। पहले मैंने ऑडियो रिलीज़ की थी और मैंने इस सैटरडे को 30 अक्टूबर को वीडियो रिलीज़ की है। और वीडियो का ये है कि वीवो पे भी रिलीज़ हुआ, यूट्यूब पे मेरे मौजूद है, और द व्यूज़ आर इंक्रीजिंग एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो इस तरह होता है ना, लोग कमेंट्स वगैरह, वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। टारगेट ऑडियंस कौन सी है? आप ये म्यूजिक किस ऑडियंस को सुनाना चाहती हैं? अच्छा, जो आप जैसे सबको पता है, आई कम टू माई द एल्बम मिट्टी, जिसमें अगेन मिट्टी का नाम भी यही था, इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें ये मुख्तलिफ कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं, इसमें 7 गाने हैं। और एज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी कॉल अ कॉन्सेप्ट एल्बम, इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज़ मोर लाइक अ कंपाइलेशन एल्बम। तो इसका मतलब है कि इसमें ना, मतलब ओवर द ईयर्स जो मैं मुख्तलिफ जगहों पे रही हूँ, वहाँ से इन्फ्लुएंसेस लिए, तो मैंने सोचा कि मैं पंजाबी में वैसे गुरुमुखी भी गाती रही हूँ, वो ठीक है, बट दैट वाज अ प्योरली ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो ये था कि हम ना अब अपने जो रीजनल लैंग्वेज है, पंजाब से ताल्लुक़ है हमारा, तो उसकी ज़बान को लेकर जो है ना वो उस पर काम किया जाए। तो इसकी टारगेट ऑडियंस अब कहेंगे इट्स नॉट द प्योर पंजाबी फोक ईदर, ठीक है, ना ही ये क्या कहते हैं कोई ज़्यादा वेस्टर्न म्यूजिक वाली है, इट्स समवेयर इन द मिडल। जैसा आजकल ट्रेंड है बड़ा अच्छी हाई बजटेड वीडियोस लोग अंदरून शहर में बनाते हैं, बड़े अच्छा इक्विपमेंट लगा के, यू नो, अच्छी कास्ट एंड ऑल दैट। आपकी वीडियो कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन इतनी हाई बजटेड नहीं लग रही है, लाइक इन अ पार्क स्टैंडिंग स्टिल बिफोर 1-2 कैमरास एंड यू नो। तो ये क्या खुद आपने किया या कहीं पे कॉस्ट कटिंग का फैक्टर इन्वॉल्व था टू मेक अ सॉन्ग? कॉस्ट कटिंग का ऑनेस्टली आई मीन आई वोंट से कि इट्स अ हाई बजट वीडियो लाइक दैट, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स, आई वुड से कि इट्स नॉट अ वेरी लो बजट। मतलब होता है ना कि अब हम बजट्स की, आई वोंट कोट एनी फिगर्स, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा है कि लो बजट जो होती हैं वो भी नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि बेसिकली जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, ज़ैन पीरज़ादा और लुक अज़ारिया, उनका ख्याल था कि कोई ना नेचुरल वाइल्ड नेचर जहाँ पे हो, कोई ट्रिमली कट वो वाला उस तरह का गार्डन स्पेस भी ना हो,
तो फिर मैंने लोकेशन रखी कि जल्लो पार्क का फिर समझ आई कि एंड स्टेइंग विद इन लाहौर, हाँ, बिकॉज इफ वी वेंट आउट ऑफ लाहौर लाइक वी डिड इन सजन यार उसकी वीडियो में, तो वो फिर ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। अल्टीमेटली आपके कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लीमेंट किया आपके साथ। ग्रेटफुल टू कमरान लशारी साहब, उन्होंने आगे फिर मुझे DGPHA और फिर उन्होंने मुझे फिर शाहिद जमान साहब जो सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने फॉरेन से जो है ना उसकी मुझे परमिशन दे दी थी शूट की। सो बेसिकली वी वांटेड अ वाइल्ड काइंड ऑफ अ जंगल काइंड ऑफ अ लुक। तो और ये वाइट जो कलर स्कीम है ये भी इन्हीं लोगों ने, डायरेक्टर साहब जो थे उन्होंने डायरेक्ट किया था। चले माहम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर शोइंग अप इन आवर शो एंड बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस हवाले से डिटेल्स भी बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सॉन्ग। ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट की बड़ी मेहनत होती है, इट्स नॉट जस्ट 3-4 मिनट का गाना, और जो भी आर्टिस्ट एक एम्बिशियस वे में अपना आर्ट पीस आपके सामने लेकर आता है, वंस गो एंड वॉच इट एंड देन डिसाइड कि आपको कैसा लगा। आपने कोशिश की कि हम आपको मुतारिफ करा दें, बाकी तो सोशल मीडिया पे जाइए और आप आज़ाद हैं कमेंट करने के लिए। जी मैं कहना चाहूँगी कि whoever wants to look it up, मेरा वो it's www.maham-suhail.com, maham-suhail। So वहाँ पे वेबसाइट होम पेज पे टॉप पे they can see the video also and they can see all the links to my social media। Perfect, thank you very much माहम। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और अब हम बात करते हैं कुछ मुतवाज़िन खानों की, और वी कैन नॉट टेल कि हम ऑफ द ब्रेक क्या खा रहे, हम नहीं, मतलब हम में से कोई एक क्या खा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम मुतवाज़िन खानों की बात करते हैं। खैर, तवानाई बख्श जो ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भाई मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ, प्रोटीन हमारी ग़िज़ा का लाजमी जुज़ है, और प्रोटीन का इस्तेमाल इसकी जो मिकदार में कमी है उससे कई मसाइल हो सकते हैं सेहत के हवाले से। कुछ लोग प्रोटीन डाइट भी करते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे कि इसके फ़वाइद होते हैं, नुकसानात हो रहे हैं, इसमें बात करेंगे। अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू एक्सप्रेसो अरीज। सबसे पहले तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के हवाले से ज़रूर बात करते होते हैं कि प्रोटीन की हमारी डाइट में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना इंटेक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। देखो, प्रोटीन जो है ना, हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फैट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। उसमें प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोटीन जो है हमारी मसल बिल्डिंग, बोन स्ट्रक्चर, जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ग्रोथ है, वो प्रोटीन के ऊपर बेस्ड होती है। जितने सेल्स हैं, बाल हैं, नेल्स हैं, स्किन है, उसमें मेन जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की वजह से बन रहा होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा अरीज, प्रोटीन के हवाले से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस की तो आपने बात की, प्रोटीन डाइट ये क्या बेसिकली होता है? अब मैंने सुना है अपने बहुत सारे लोगों को जो प्रोटीन डाइट कर रहे हैं, तो ये क्या है ये मामला, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली जब भी डाइट्स की बात करते हैं, स्पेशली वेट लॉस के लिए, तो वी गो ऑन प्रोटीन डाइट्स। उसकी वजह ये होती है कि जो प्रोटीन है वो हमारे मसल बिल्डिंग में यूज हो जाती है, कन्वर्ट होकर एनर्जी बना देती है, वो फैट में एकदम से कन्वर्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो हम लोग जब प्रोटीन डाइट्स करते हैं, स्पेशली जब लीन मीट्स लेते हैं, जब हम लोग हेल्दी प्रोटीन्स लेते हैं, तो हम लोग वेट लॉस की तरफ भी चले जाते हैं। एंड जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे होते हैं, टोन अप करना चाह रहे होते हैं, तो वो लोग हाई प्रोटीन डाइट्स पे चले जाते हैं। एंड दैट इज हेल्दी ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन प्रोटीन्स की भी टाइप होती है, अनहेल्दी प्रोटीन्स भी हैं। हम लोग जैसे बहुत ज्यादा अगर रेड मीट लेना शुरू कर दें तो वो अनहेल्दी भी हो जाता है। बड़े कुछ लोगों के पाकिस्तान में हम लोग अपनी थेरीज बना लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, तो कुछ लोगों का बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट भी है। जैसे ये जो हम ब्रायलर होता है, इसको खाते हुए भी कुछ लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं, या अंडों के ऊपर भी, हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक इमीडिएट सोर्स है आपका अच्छी प्रोटीन लेने का। तो इस तरह कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करें लोगों के लिए। तो बात सारी वही आ जाती है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे ना, वो तो आपको गाइड कर देगा, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हर चीज हमने खुद पहले करनी होती है, सेल्फ मेडिकेशन भी है, तो सेल्फ डाइट भी बहुत ज्यादा है, स्किन के ऊपर भी हम बहुत सारी चीजें खुद ही से कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने कितनी प्रोटीन, हर एक की रिक्वायरमेंट है। सिंपल सा होता है कि अगर एक जो आपका वेट है किलोग्राम्स में, उसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 से, तो आपको एक रफ एस्टिमेट हो जाता है कि आपको कितनी प्रोटीन दिन में लेनी है। अच्छा, वो ग्राम्स में होती है, तो अब ये नहीं हम लोग किस तरह ग्राम्स में निकालें, तो बहुत सिंपल, ये जो हमारी हथेली का साइज होता है इतना होता है, दिस इज अराउंड 100 ग्राम्स। और जो 100 ग्राम्स का जो भी चिकन का पीस होगा या मीट का पीस होगा, उसमें रफली जो है ना हमारे पास 30 ग्राम्स प्रोटीन आ जाती है। और डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 60 से ज्यादा किसी की भी नहीं है। तो यानी कि फीमेल्स है तो 40 है, 56 है वो मेल्स की है, ये एक एवरेज है।
किसी का वजन ज्यादा है तो उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी। लेकिन अब हम इस तरह हम मेजर नहीं करते ना, हम लोगों ने तो अगर मीट खाना है तो फिर बहुत सारा खा लेना है, बहुत सारा तो अगर अंडे खाने हैं तो वो बहुत सारे खा लेंगे, या मछली खानी है तो वो बहुत सारी खा लेते हैं। यानी हम तो वो- एतदाल का मुजाहरा नहीं करते, हमें जो चीज मिलती है हम समझते हैं कि हमें आखिरी बार मिल रही है और हमने इसको खा के उठना है। ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सबका ऐसे ही होता है। अच्छा देखिए, अच्छा चलिए अरीज आप हमारे साथ। अरीज मुझे बताइए, पराठे अंडे में कितनी प्रोटीन होती है? अब रुक जाएं, कैलोरीज तो मेरे पराठे अंडे में कब से नजर लगी हुई है, मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन करें। अब मुझे आवाज थोड़ी सी, हम कह रहे हैं अरीज पराठा और अंडे में कितनी प्रोटीन होती है? पराठा हाँ देखिए, पराठा जो है ना, पराठे को तो आप साइड पे करते हैं, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन का भी रेशो है, उसके अंदर फैट्स भी हैं, उसके अंदर कार्ब्स भी हैं, तो उसको तो आप साइड पे करते हैं। एग जो है, एग का जो व्हाइट होता है उसमें अराउंड जो प्रोटीन का आता है वो 17% आ जाता है, मतलब कि आपको बहुत प्योरली प्रोटीन मिल रही है उसके अंदर। तो जितनी भी कैलोरीज है ना वो प्रोटीन से ही आ रही है। एक तो आपका बहुत शुक्रिया अरीज के, हाँ एक तो बहुत शुक्रिया अरीज, आपने ये पराठा कल्चर को डिस्करेज किया। दो हम सभी खाते हैं, लेकिन कम से कम आपने इसको डिस्करेज तो किया कि ये ठीक नहीं है सेहत के लिए। डिस्करेज उस वक्त नहीं करती, डिस्करेज एक्चुअली उस वक्त प्रोटीन डाइट्स में हम लोग अलाउ करते हैं, लेकिन पराठा अगर आप नाश्ते में अर्ली नाश्ता कर रहे हैं उसके बाद आप पूरा दिन जरा बैलेंस आउट कर रहे हैं तो वो पराठा खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में है, और वो है इसका जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लेकर, अगर हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, आई एम नॉट प्रीटी श्योर व्हाट एग्जैक्टली इसके क्या इसकी शक्ल क्या होती है, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है, या नॉर्मली हम सिर्फ प्रोटीन्स कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग अपने मसल्स बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मुझे लगता है कि वो इसको जल्दी एडजस्ट करता है। जैसे हम व्हाइट एग ले रहे हैं या फिर चिकन ले रहे हैं, तो फिर भूख दोबारा जल्दी लगती है, और फिर उस भूख को मिटाने के लिए देन वी गो फॉर सम लाइक एक्स्ट्रा कार्ब्स हम कर लेते हैं, देन वेट ज्यादा पुट ऑन हो जाता है। तो इसके लिए ये जो बैलेंस है, हाउ टू मेंटेन दिस बैलेंस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हुए टुवर्ड्स प्रोटीन। जब हम प्रोटीन्स लेते हैं ना, तो प्रोटीन्स हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ गोश्त में प्रोटीन है, सिर्फ अंडे में प्रोटीन है, सिर्फ मछली में है, तो उसमें फाइबर कोई नहीं जा रहा। तो फाइबर जब तक नहीं होगा फिलिंग नहीं होगी हमारी ना, तो फिलिंग के लिए हमें फाइबर चाहिए। तो फाइबर कहाँ से आता है? ग्रेन्स क्या होती है, जो जैसे गंदम हो गई, ओट्स हो गए, आप ब्रेड ले लें, आप मतलब कि हेल्दी ग्रेन्स हमारी। और नेचुरल कहाँ से आ रही है फाइबर कहाँ से आ रही है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। और सब्जियों में भी और फ्रूट्स में भी प्रोटीन होती है। अमरूद का सीजन है, अमरूद इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल, फाइबर एज वेल, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अरीज, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के हवाले से बताया। और पराठा आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम पे उसको बर्न करें, और मेरे नजर लगाने वालों को पराठा नहीं मिलेगा। नहीं अच्छा पराठा। अब हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल सुबह, क्योंकि वीक का आगाज हो चुका है, और शाम को तो होगी 5 से 7 जोश जगा देंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज।